सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुदुमलाई नेशनल पार्क और नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर पर। समझने का प्रयास करेंगे कि मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और नीलगिरी हाथी कॉरिडोर में क्या संबंध है, क्यों चर्चा में बने हुए हैं। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा मैप का सहारा लेंगे। अब देखिए, आपकी स्क्रीन पर इंडिया का मैप है। आपको पता है कि अगर नॉर्थ इंडिया से हम साउथ इंडिया की ओर बढ़ते हैं तो क्या पता चलेगा हमें कि हम विषुवत रेखा की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है कि हम उन क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं जहां का तापमान ज़्यादा है। टेम्परेचर जब ज़्यादा है तो इस टेम्परेचर का प्रभाव यह जो आपका ओशन वाला एरिया है इसके ऊपर भी पड़ेगा, और ओशन का जो वाटर बॉडी है, जो क्षेत्र है, जो जल है, उसका टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, और वाष्पीकरण जब ज़्यादा होगा तो यहाँ पर क्या होगी, नमी अर्थात ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होगी तो यह क्या होगा, इससे वर्षा के लिए अनुकूल दशाएं क्रिएट होंगी और इससे क्या होगा, हैवी रेन होगा। और जब हैवी रेन होगा तो यहाँ की जो वनस्पतियां हैं उनके विकास के लिए अनुकूल दशाएं क्रिएट होंगी। और आपको पता है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जहाँ पर जो है कि वर्षा ज़्यादा होती है, वहाँ पर वेजिटेशन की जो डेंसिटी होती है, सघनता होती है, वह ज़्यादा होती है। वेजिटेशन की डेंसिटी ज़्यादा होने से वहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनकी भी संख्या ज़्यादा होती है, और इस तरह से यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। बायोडाइवर्सिटी जब ज़्यादा होगी तो उसको संरक्षित करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो यह जो आप इंडिया का मैप देख रहे हैं, यहीं पर आपका पश्चिमी घाट पर्वत, वेस्टर्न घाट पर्वतीय क्षेत्र है, जो देखिए मैं अब स्क्रीन पर आपके दिखा रहा हूँ। ये जो वेस्टर्न घाट पर्वतीय क्षेत्र है, यह दुनिया के सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, वर्षा ज़्यादा होती है, फलस्वरूप जैव विविधता के विकास के लिए अनुकूल दशाएं यहाँ पर उत्पन्न हुई। और हमारा जो टॉपिक है वह वेस्टर्न घाट से ही जुड़ा हुआ है। एक और मैप मैं आपको दिखाता हूँ वेस्टर्न घाट का। ये देखिए, वेस्टर्न घाट का यह जो भाग है आपको नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट दिखाया गया है, बीच में आपका सेंट्रल वेस्टर्न घाट, और उसके बाद यह है आपका नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र। तो ये जो नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र है, इसी में हमारे जो दोनों टॉपिक हैं अर्थात मुदुमलाई नेशनल पार्क और नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर, वो दोनों क्या हो जाएंगे, इसमें कवर हो जाएंगे। अब देखिए, जब नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र आप देख रहे हैं तो इसकी जो लोकेशन है वह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको तमिलनाडु लगा हुआ दिखाई देगा, यहीं पर आपको केरल और कर्नाटका का जो बॉर्डर है वो दिखाई देगा। इसी में एक जो है कि एक क्षेत्र है जिसका नाम है मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये देखिए, जो उसको मैं अब सर्कल कर रहा हूँ, तो जो मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसकी जो लोकेशन है ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये कहाँ पर है, ये जो नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र आप देख रहे हैं यहीं पर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह जो मुदुमलाई नेशनल पार्क है, इसके नॉर्थ में है आपका बांदीपुर नेशनल पार्क, और वहीं पर अगर देखेंगे तो यहीं पर नीलगिरी नॉर्दर्न जो क्षेत्र है वह यहीं पर शामिल है। यहीं पर आपका वायनाड जो है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये जो वायनाड जो है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी क्या है, ज़्यादा दूर नहीं है। यहीं पर देखिए आपको मैसूर नीलगिरी वाला क्षेत्र दिखाया गया। कुल मिलाकर ये जितने मैंने नाम बताए ये सब यूज होंगे, इसलिए लोकेशन से मैंने आपको परिचित करा दिया है। फिर से मैं बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा जो भी मैंने शब्द यूज किए हैं वह कहाँ पे हैं, उनकी क्या विशेषताएं, डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पर। भारतीय हाथी एलिफास मैक्सिमस इंडिकस एशियाई हाथी की 4 उपजातियों में से एक है। अर्थात जो हमारा भारतीय हाथी है जो हमारे यहाँ मिलते हैं, इनका नाम है एलिफास मैक्सिमस इंडिकस, और जो एशियाई हाथी हैं उनकी 4 उप प्रजातियों में से एक है। तो प्रश्न आएगा कि आखिर 3 उपजातियां और कौन सी हैं? तो एक है आपका सुमात्रा क्षेत्र में मिलने वाले हाथी, दूसरा है श्रीलंकाई हाथी, और तीसरा है बोर्नियो क्षेत्र में मिलने वाली हाथियों की प्रजातियां। तो हमें पता चला कि एशिया क्षेत्र में हाथियों की 4 प्रजातियां मिलती हैं, और इसी में से भारतीय हाथी है जिसको एलिफास मैक्सिमस इंडिकस के नाम से भी हम जानते हैं। यह उपजाति जो है जो इंडिया में मिलती है, ये सर्वाधिक तो इंडिया में पाई जाती है, लेकिन इसके अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, कंबोडिया, चीन, नेपाल, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम में भी यह पाया जाता है। ये जितनी मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। जब वो स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन बनाते हैं तो इस प्रकार की चीजें वह डालते हैं। जो भारतीय हाथी होते हैं वह अफ्रीकी हाथियों की तरह ही दिखते हैं, लेकिन इनके जो कान होते हैं अफ्रीकी हाथियों से छोटे होते हैं। ध्यान रखिएगा, अफ्रीकी हाथियों से भारतीय हाथियों के जो कान होते हैं छोटे, लेकिन भारतीय हाथियों का जो माथा होता है वह चौड़ा होता है। भारतीय हाथियों के जो सूंड होते हैं वह अफ्रीकी हाथियों से बड़े होते हैं। यह आपको उलझाने के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट खूब बनाए जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। बढ़ती जनसंख्या, घटते जंगल और अवैध शिकार से इनकी संख्या में कमी आ रही है, और जब कमी आ रही है तो इस कमी में जो प्रमुख कारण है वह है अवैध शिकार, और इनका जो घटता हुआ स्थलीय क्षेत्र है या आवासीय क्षेत्र है इनका, उसको माना जा रहा है। आपको पता है जो हाथियों के दांत होते हैं इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, विदेशों में इनकी मांग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनका जो प्रयोग है वह साज सज्जा के सामान बनाने और शक्तिवर्धक दवाओं में इनका किया जाता है, और इसके कारण इनका जो शिकार है बड़े पैमाने पर किया जाता है। अगर एक हाथी की आयु देखें तो लगभग वह 70 वर्ष होती है। कई जगह आपको 80 से 90 वर्ष भी मिलेगा, लेकिन 70 वर्ष पर सहमति ज़्यादा है। और जो हाथी जीव होता है ये बुद्धिमान माना जाता है और भावनात्मक रूप से जुड़ाव रखने वाला माना जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि हाथियों के कुछ बच्चे अगर मर जाते हैं तो जो बड़े हाथी हैं उनको आपने रोते हुए देखा होगा। वर्ष 2017 की हाथी जनगणना की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत में जो हाथियों की संख्या है वह 27,312 दर्ज की गई। कर्नाटक, असम, केरल में इनकी संख्या जो है कि सर्वाधिक बताई जाती है। हाथियों का संरक्षण करने, उनके प्राकृतिक आवास में हस्तक्षेप को रोकने के लिए तथा जो है कि अन्य चीजों अर्थात जो हाथियों की आवश्यकता की अन्य जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 1992 में गजतमे नामक हाथी संरक्षण परियोजना को प्रारंभ किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब प्रारंभ किया गया? तो यह 1992 में किया गया। इसका जो प्रारंभ किया गया था वह झारखंड के सिंहभूम जिले से किया गया था, और जब यह प्रारंभ किया गया तो उसके बाद 16 राज्यों में यह परियोजना चलाई जा रही है, और इसके माध्यम से मानव पशु संघर्ष को रोकने का प्रयास किया जाता है। और यहाँ मानव पशु संघर्ष का मतलब है हाथियों के संदर्भ में, साथ ही साथ हाथियों के मुक्त आवागमन को सुनिश्चित करने का प्रयास हम करते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत। जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है इसका उद्देश्य क्या है कि हाथियों के संरक्षण को बढ़ावा देना और उनकी घटती हुई संख्या को रोकना। इस परियोजना के अंतर्गत 32 जो है कि हमने हाथी संरक्षण क्षेत्र घोषित किए हैं। जैसे असम में देखेंगे तो दिहिंग, सोनितपुर, पटगई, चिरांग, रिपू, काजीरंगा, कार्बी एंगलोंग, धनसिरी, लुंगडिंग ऐसे ही क्षेत्र हैं। तमिलनाडु में भी आप देखेंगे तो आपको नीलगिरी वाला क्षेत्र जिसका हम जिक्र करेंगे, अन्नामलाई, श्री विल्लिथुपुर, कोयम्बटूर। केरल में जो है कि वायनाड, नीलांबूर, अन्नामोदी और पेरियार वाले जो क्षेत्र हैं ये सब क्या है हाथी संरक्षण वाले क्षेत्र हैं, अर्थात ये वह एरिया हैं जिनको हमने एलिफेंट के लिए संरक्षित कर रखा है। केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु केंद्रीय पर्यावरण एवं
केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 22 अक्टूबर 2010 को भारत का इसे राष्ट्रीय विरासत पशु अर्थात नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया गया। हाथियों के मुक्त आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2005 से 88 जो है कि हाथी गलियारों को चिन्हित किया गया, जिनकी संख्या बढ़कर 101 हो चुकी। प्रश्न आएगा हाथी गलियारा क्या होता है? तो दरअसल एक क्या होता है, एक सकरा स्थलीय क्षेत्र होता है, मार्ग होता है जिसके माध्यम से हाथियों के आवागमन को सुनिश्चित किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा आपके यहाँ पर जो है कि नेशनल हाईवे होते हैं, ठीक इसी तरह से हाथियों का वह क्षेत्र जिस मार्ग से वह एक नेशनल पार्क या एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से दूसरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, एलिफेंट कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। मान लेते हैं कि एक नेशनल पार्क यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो आपने कई बार देखा होगा, हो सकता है हाथी ऐसे जाएं या फिर इस तरह से वह किसी भी तरह से बढ़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी एरिया हैं इनको हम क्या कर देंगे, घोषित कर देंगे कि इन रास्तों से क्या होता है, एलिफेंट का आवागमन ज्यादा होता है, तो यह क्या है, एलिफेंट कॉरिडोर के रूप में जाना जाए। एलिफेंट कॉरिडोर घोषित करने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो मानवीय गतिविधियां हैं उनको रोक दिया जाएगा, कम से कम किया जाएगा, जिससे हाथियों के मुक्त आवागमन में कोई दिक्कत ना आए। हाथियों के चरने के लिए आपको पता है विस्तृत घास और जंगली क्षेत्र की आवश्यकता होती है, लेकिन जितने भी हमने जो है कि एलिफेंट रिजर्व वाले एरिया बना रखे हैं, तो वहाँ पे प्रत्येक साल या हर मौसम में या हर महीने ऐसी कंडीशन नहीं होती कि इनको पर्याप्त भोजन मिल सके। इसलिए हाथियों के अंदर आपने देखा होगा प्रवास करने की अर्थात माइग्रेशन करने की जो है कि क्षमता होती है, वह कई किलोमीटर दूरी तक जो है कि अपना सफर करते हैं, और वह इसीलिए हाथी जो गलियारा है इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाता है। कल्पना करिए कि अगर यह कॉरिडोर ना हो तो क्या होगा, जैसे ही हाथी इधर से इस डायरेक्शन में या इधर से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अगर मानवीय गतिविधियां ज्यादा होंगी, यहाँ पर अगर मान लीजिए सड़कों का जाल होगा, यहाँ पर रेलवे ट्रैक होंगे, या फिर जो है कि यहाँ पर आवासीय क्षेत्र होंगे इंसानों के, तो इससे क्या होगा, वो प्रभावित होंगे, और कहीं ना कहीं अगर वो प्रभावित होंगे तो इससे क्या होगा, उनका जो विकास है वो प्रभावित होता है। इसलिए हम एलिफेंट कॉरिडोर का सहारा लेते हैं। इस समय नीलगिरी हाथी कॉरिडोर चर्चा में है, और चर्चा में इस वजह से है क्योंकि जो है कि 14 अक्टूबर 2020 को उच्चतम न्यायालय ने नीलगिरी हाथी कॉरिडोर पर हाथियों के लिए राइट ऑफ पैसेज का निर्णय देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के 2011 के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें उच्च न्यायालय ने इस कॉरिडोर में बने होटल और रिजॉर्ट्स को बंद करने का आदेश दिया था। अर्थात आसान शब्दों में मैं बताऊं कि नीलगिरी हाथी कॉरिडोर जो है, इसके संदर्भ में एक केस की सुनवाई की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। इस पर 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, और वो निर्णय इस आधार पर था राइट ऑफ पैसेज अर्थात आवागमन का जो अधिकार है हाथियों का, वो हमको मिलना चाहिए। और इस संदर्भ में जो है कि वर्ष 2011 में मद्रास उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि जो नीलगिरी हाथी कॉरिडोर है, इस एरिया में जो होटल हैं, जो रिजॉर्ट्स हैं, उनको क्या किया जाए, बंद किया जाए। और इसी चीज की वकालत की गई है आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को क्या सही बताया है और उसके आदेश को पलटने से मना कर दिया। इसका मतलब यह है कि इस कॉरिडोर में जो होटल हैं, जो रिजॉर्ट्स हैं, उनको बंद करना होगा। बंद इसलिए करना होगा क्योंकि वह कॉरिडोर में जो मुक्त आवागमन का हमारा कॉन्सेप्ट था हाथियों का, उसको प्रभावित करते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने वर्ष 2011 में अपने आदेश में कहा था कि तमिलनाडु की सरकार को केंद्र सरकार की प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ साथ राज्य के नीलगिरी जिले में हाथी कॉरिडोर को अधिसूचित करने का अधिकार है, और यह अधिकार उसे संविधान के अनुच्छेद 51 के सब क्लॉज ए और उसके सब क्लॉज जी के तहत यह उसको अधिकार मिला है। तो आपका जो संविधान का अनुच्छेद 51 का सब क्लॉज ए और उसका सब क्लॉज जी है, इसमें कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार का कार्य करेगा और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखेगा, और इसी अधिकार का
प्रयोग करते हुए तमिलनाडु की सरकार ने क्या किया था, नीलगिरी जिले क्षेत्र में एक हाथी कॉरिडोर गठित किया था, उसको आदेश दिया था कि इसको हम हाथी कॉरिडोर बना रहे। तो उस एरिया में जो रिजॉर्ट्स थे, जो होटल थे, उन्होंने इस पर आपत्ति की, हाईकोर्ट में बात गई और हाईकोर्ट में यह कहा गया कि सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है, राज्य सरकार नहीं कर सकती। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ये गलत हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, राज्य सरकार भी इस आर्टिकल के इस पॉइंट के तहत क्या कर सकती है, एलिफेंट कॉरिडोर बना सकती है, और उसी के तहत जो है कि तमिलनाडु की सरकार ने किया। मद्रास उच्च न्यायालय ने जिस हाथी कॉरिडोर को संरक्षित करने का आदेश दिया था वह मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान के पास जो मसिनागुड़ी क्षेत्र में अवस्थित है। तो अब हमें समझना होगा कि आखिर ये जो मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर, इसको मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ और जो है कि कोर्ट की चीजों को समझ लीजिए। तो अब देखिए, जो यह जो पूरा आदेश है, चाहे वह मद्रास उच्च न्यायालय का हो या सुप्रीम कोर्ट का है, वो किससे संबंधित है, वह मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान के समीप जो स्थित क्षेत्र है वहीं पर क्या क्या नीलगिरी जिले क्षेत्र में क्या किया है, एक एलिफेंट कॉरिडोर गठित किया गया था, बनाया गया था, उसी से संबंधित ये विवाद था। उच्चतम न्यायालय ने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती सहित रिजॉर्ट मालिकों, अन्य निजी भूस्वामियों के हाथी गलियारा में पड़ने वाली भूमि को खाली करने तथा उनकी भूमि का कब्जा नीलगिरी के जिला अधिकारी को सौंपे जाने संबंधी मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा। अर्थात मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस गलियारे में जिन लोगों के भी होटल हैं, रिजॉर्ट्स हैं, वह क्या करें, अपना जो रिजॉर्ट्स है, होटल का क्षेत्र है, वह नीलगिरी के जो डीएम है उनको सौंप दें, क्योंकि उसको किस रूप में कन्वर्ट किया जाना है, उसको नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर के रूप में कन्वर्ट किया जाना। उच्चतम न्यायालय ने अगस्त 2018 अर्थात इससे पहले ही अगस्त 2018 में तमिलनाडु सरकार को 48 घंटे के अंदर जो है कि नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में हाथी कॉरिडोर पर बने 11 होटलों और रिजॉर्ट को सील करने का आदेश दिया था। उसी के बाद से इस पर लंबी सुनवाई चल रही थी। हालांकि ये जो लोग थे, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल हैं, अन्य लोग भी शामिल हैं, इन जैसे ही मद्रास उच्च न्यायालय ने इनके खिलाफ डिसीजन दिया, इस सुप्रीम कोर्ट आ गए और इसी पर जो है कि निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मद्रास उच्च न्यायालय का जो आदेश था वह वैलिड है, हम उसको पलटेंगे नहीं। ये भी साथ में कहा गया है कि वैध परमिट और रिजॉर्ट वाले मालिकों को क्या किया जाएगा, 24 घंटे के भीतर जिला कलेक्टर को दस्तावेज पर जो है कि पेश करने का आदेश न्यायमूर्ति मदन मी लोकुर की पीठ ने दिया था। ये घटना कब की है, यह है अगस्त 2018 में जब सुनवाई चल रही थी तब की। अब तो पूरा चीज क्लियर हो चुका है, जैसा कि मैंने बताया कि 14 अक्टूबर को फाइनल डिसीजन आ गया है, लेकिन अगस्त 2018 में जब सुनवाई चल रही थी तब यह कहा गया था कि जो भी यहाँ पर रिजॉर्ट्स हैं उनके पास जो वैलिड पेपर हैं कि वो कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर रहने का या फिर यहाँ पर रिजॉर्ट चलाने का अधिकार है, परमिट है, तो वह क्या करें, 24 घंटे के अंदर क्या करें, जिला कलेक्टर को दिखाएं, जिला कलेक्टर उसकी जांच करेगा। लेकिन फाइनली क्या हुआ है कि अब यह बात कहा गया है कि यहाँ पर जो भी होटल रिजॉर्ट्स हैं उनको बंद करना होगा। जनवरी 2020 में भी इसमें एक अपडेट आया था, वह यह था कि नीलगिरी हाथी कॉरिडोर संबंधित मामले में सुनवाई में जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मसिनागुड़ी क्षेत्र है यह एक संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्र है, अर्थात यहाँ पे अगर रिजॉर्ट्स होटल बनते हैं तो यहाँ का जो इकोसिस्टम वह प्रभावित हो सकता है। और फाइनली 14 अक्टूबर 2020 को मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, न्यायमूर्ति जो है कि अब्दुल नजीर तथा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि परंपरागत सांस्कृतिक श्रद्धा का जंतु होने के बावजूद आज भारत में हाथी जो है कि गंभीर खतरे में है, इसलिए इनका संरक्षण करना अनिवार्य है। और संरक्षण करने के लिए जो नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर है उसको मेंटेन करने का अधिकार राज्यों के पास है, और उसके बीच में जो जगह है, स्थान है, वह जो है कि राज्य सरकार का जो आदेश है, जो मद्रास उच्च न्यायालय का आदेश है, वह सही है।
दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र जो नीलगिरी जिला का भाग है, यहाँ पर स्थित जो मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य या नेशनल पार्क या जो टाइगर रिजर्व है वह अपनी सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता से समझ ही सकते हैं क्या है, यहाँ पे अभयारण्य भी है, यह नेशनल पार्क भी है, यह टाइगर रिजर्व भी है। इसका टोटल जो क्षेत्रफल है वह लगभग 321 वर्ग किलोमीटर का है और इसकी जो लोकेशन है वह केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का जो ट्राई जंक्शन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यह जो आपका वन्यजीव अभयारण्य है यह भारत के पहले बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। अर्थात यह जो आपका मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य है यह किसके अंतर्गत आता है, यह आपके जो पहला हमने बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का बनाया गया था जिसका नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, उसका यह हिस्सा है। इसके उत्तर में अर्थात मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में या मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के उत्तर में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में है, पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य जो कि केरल में है और दक्षिण में मुकुर्थी नेशनल पार्क और साइलेंट वैली क्षेत्र अवस्थित हैं। इसकी लोकेशन मैं फिर से दिखा देता हूं थोड़ा सा आपके लिए और यह अच्छा हो जाएगा। अब देखिए ये रहा आपका मुदुमलाई नेशनल पार्क वाला क्षेत्र और ये रहा आपका बांदीपुर, ये रहा आपका वायनाड, ये रहा आपका मैसूर और दक्षिण में जाएंगे तो साइलेंट वैली वाला क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी जो लोकेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान एवं मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य को एक नदी है जिसका नाम है मोयार नदी, वह दोनों को अलग करती है। मैसूर और ऊटी को जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इस उद्यान से होकर जाता है। यहाँ हाथियों के अलावा लंगूर, बाघ जो है कि गौर, उड़ने वाली गिलहरियाँ, अनेक प्रकार के पक्षी जैसे मालाबार जो है कि ट्रॉगन, ग्रे हॉर्नबिल आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर लंबी घास की मौजूदगी है और देखिए जो लंबी घास की मौजूदगी है इसके पीछे का कारण है टेम्परेचर और वर्षा का ज़्यादा होना, पर्वतीय क्लाइमेट का होना। और यहाँ पर जब घास की मौजूदगी ज़्यादा है तो इसमें क्या होता है, जो हाथियों का विकास करना आसान होता है और इसी के कारण इसको एलिफेंट ग्रास या एलिफेंट घास के नाम से भी हम जानते हैं। कर्नाटक और केरल राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करके इस अभयारण्य को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया। 5 श्रेणियां कौन सी हैं? मसनागुड़ी, थेपाकाडू, मुदुमलाई, नेलाकोटा और करगुड़ी, ये जो है कि 5 इसकी श्रेणियां हैं। यहाँ पर जो हाथियों की संख्या है लगभग 1800 से लेकर 2300 जो है कि हाथियों की संख्या यहाँ पर बताई जाती है और यह जो है कि क्या है, इस नेशनल पार्क का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। इस अभयारण्य में बना एक जो है कि थेपाकुड्डू हाथी जो कैंप है ये बच्चों में काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना रहता है। यहाँ पर भारत की लगभग 8% जो है कि पक्षियों की प्रजातियाँ केवल और केवल मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य में देखी जा सकती हैं। मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको जैव विविधता खोजना नहीं पड़ेगा, अपने आप दिखाई देगी। यहाँ मछलियों की 50 प्रजातियाँ, उभयचरों की 21 प्रजातियाँ, सरीसृप की 34 प्रजातियाँ और स्तनधारी जीवों की 50 जो है कि लगभग 55 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह जो क्षेत्र है यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शुष्क वन, पर्वतीय वन, घास के मैदान और जो है कि झाड़ियों के पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा विकसित हुआ है। अर्थात यहाँ पर अगर देखेंगे तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पर जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, वर्षा ज़्यादा है, नदियों का जो वाटर फ्लो है, जल ज़्यादा है, वहाँ पर सघन वन मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ेंगे आपको पता है बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ जो है कि वर्षा की मात्रा में कमी आती है और इसके कारण वहाँ पर थोड़ा शुष्कता होगी, शुष्क वन मिलेंगे। ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर जो वन मिलेंगे वह पर्वतीय वन मिलेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अल्पाइन वनस्पतियाँ नहीं मिलेंगे। उसके पीछे के 2 कारण, पहला तो यह है कि इसकी ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, जैसे कि हमने किलिमंजारो पर बताया था उसकी ऊंचाई ज़्यादा है। और दूसरा यह है कि यह जो विषुवत रेखा के काफ़ी पास में है, ऊंचाई ज़्यादा ना होने के कारण इसके ऊपर का जो तापमान है वो भी इतना ठंडा नहीं हो पाता है जिससे अल्पाइन वनस्पतियों का विकास हो गया।
अप्रैल 2007 में तमिलनाडु राज्य सरकार ने मुदुमलाई को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया था और इसी के कारण इसको हम टाइगर रिजर्व के रूप में भी जानते हैं। नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित यह जो आपका उद्यान है या जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसमें इको टूरिज्म को हम बढ़ावा दे सकते हैं। इको टूरिज्म का तात्पर्य ऐसे टूरिज्म से होता है जिससे पर्यावरण को बहुत मिनिमम क्षति हो। यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर जो एक पायकारा झील वाला क्षेत्र है वो भी आकर्षण का केंद्र है। तो अब इन सभी चीज़ों में हमने इस चीज समझा कि यहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा है, जैव विविधता ज़्यादा है तो पर्यटन की संभावनाएं ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर पर्यटन के विकास को बढ़ावा दिया जाए, ना कि यहाँ पर हर प्रकार की जो कि ह्यूमन एक्टिविटी है उसको रोका जाए। वर्ष 2009 में एशियाई हाथी समझौता के तहत वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल, IUCN नीदरलैंड और वर्ल्ड लैंड ट्रस्ट ने मिलकर हाथियों के संरक्षण के लिए एक अम्ब्रेला पहल का शुरुआत किया था, जिससे क्या जा सके जो हाथियों के गलियारे हैं उनको संरक्षित किया जा सके, और इस पर हम कार्य कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।